अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। महाराष्ट्र टेट पेपर 1 के लिए पहला सवाल है, इसरो ने चंद्रयान को चांद पर कब रवाना किया था? ऑप्शन ए है 22 अक्टूबर 2008, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2008, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर 2008, ऑप्शन डी है 18 अक्टूबर 2008। यहाँ मैंने चारों ऑप्शंस में अक्टूबर 2008 को शामिल किया है ताकि ये याद हो जाए कि ये जो वाक़या हुआ है वो अक्टूबर 2008 में हुआ है। अब तारीख़ आपको बताना है कि किस तारीख़ को इसरो ने चंद्रयान को चांद पर रवाना किया था, और इसका सही जवाब है 22 अक्टूबर 2008। इसरो ने चंद्रयान को चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को रवाना किया था। आइए चंद्रयान के बारे में कुछ मालूमात जो दर्सी किताब में दी गई हैं मालूम करते हैं। पहला ये कि चंद्रयान को इसरो ने खला में भेजा था। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये रवाना किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 बातें अहम हैं जो आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, मंगलयान मरीख के मदार में कब पहुंचा? मंगलयान मरीख के मदार में कब पहुंचा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 24 सितंबर 2014, दूसरा बी ऑप्शन है 2 सितंबर 2014, और सी ऑप्शन है 1 सितंबर 2014, और डी ऑप्शन है 5 सितंबर 2014। यहाँ पर भी मैंने चारों ऑप्शंस में सितंबर 2014 को शामिल किया है ताकि ये याद हो जाए कि मंगलयान मरीख के मदार में सितंबर 2014 में पहुँचा। लेकिन कौन सी तारीख को पहुँचा? सही जवाब है 24 सितंबर 2014 को ये मरीख के मदार में पहुंचा। आइए मंगलयान के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। पहली बात ये कि मंगलयान भारत का एक बहुत अहम मंसूबा है। ये मंसूबा मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जाना जाता है, यानी MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। और 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। ये जिस तारीख को रवाना किया गया वो तारीख़ है 5 नवंबर 2013, और ये पहुंचा कब मरीख के मदार में? 24 सितंबर 2014 को ये मरीख के मदार में पहुंचा। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है, और ये दोनों तैयारे यानी मंगलयान और चंद्रयान दोनों भी बग़ैर इंसान के हैं। अगला सवाल है, राकेश शर्मा ने कौन से साल खला में सफ़र किया था? राकेश शर्मा ने कौन से साल खला में सफ़र किया था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1984, और ऑप्शन डी है 1990, और इसका सही जवाब है 1984। राकेश शर्मा ने 1984 में खला में सफ़र किया था। आइए राकेश शर्मा के बारे में 2-4 अहम बातें मालूम करते हैं। राकेश शर्मा जो है, पहली बात ये कि 1984 में ये खला में पहुँचे, और ये पहले भारतीय खलाबाज कहलाते हैं। पहले भारतीय खलाबाज कहलाते हैं। ये इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मॉस की मुश्तरका खिलाई मुहिम के लिए गए थे, जहां इन्होंने 8 दिन क़याम किया, और वहां से इन्होंने भारत को देखकर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। ये 4 बातें आप याद रख लें कि 1984 में ये खला में गए थे। ये पहले भारतीय खलाबाज हैं, और इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मॉस की मुश्तरका खलाई मुहिम थी, और इन्होंने खलाई स्टेशन में 8 दिन क़याम किया था, और वहाँ से भारत को देखकर कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। अगला सवाल है, फल्की अज्साम को, यहाँ पर फिल्मी आ गया है, इसको फल्की कर लीजिए। फल्की अज्साम में एक दूसरे को अपने जानिब खींचने की क़ुव्वत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तजाज़ुबी क़ुव्वत, ऑप्शन बी निज़ाम शमसी, ऑप्शन सी कशिश सखिल, ऑप्शन डी मदारी गर्दिश, और इसका सही जवाब है कशिश सखिल। आइए अब कशिश सखिल के बारे में मालूमात करते हैं जो दर्सी किताब में दी गई हैं। फल्की अज्साम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने या कशिश करने की क़ुव्वत होती है। फल्की अज्साम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने या कशिश करने की क़ुव्वत होती है। इस क़ुव्वत को कशिश सखिल कहा जाता है। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली क़ुव्वत कशिश सखिल और सैयारों की सूरज से दूर जाने की जबलत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द
मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। अगला सवाल है, सूरज के करीब कौन सा सैयारा है? ऑप्शन ए ज़मीन, ऑप्शन बी ज़ोहरा, ऑप्शन सी अतारू, ऑप्शन डी नेपच्यून। और इसका सही जवाब है अतारू। सूरज से करीब तरीन सैयारा है अतारू। यहाँ पर आप तस्वीर में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यह है सूरज जो कि दरमियान में है, उसके जो करीब तरीन सैयारा है वो है अतारू। उसके बाद ये तरतीब है अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरानस, नेपच्यून। प्लाटू जो है वो बोना सैयारा है, उसको सैयारों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अगला सवाल है, सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा सैयारा है? ऑप्शन ए अतारू, ऑप्शन बी ज़ोहरा, ऑप्शन सी ज़मीन, ऑप्शन डी नेपच्यून। और इसका सही जवाब है नेपच्यून। सूरज से ज़्यादा फासले पर है नेपच्यून। अगला सवाल है, ज़मीन का सूरज के अतराफ गर्दिश करना कौन सी गर्दिश कहलाता है? महवरी गर्दिश, मदारी गर्दिश, हमवार गर्दिश या मुसलसिल गर्दिश? और इसका सही जवाब है मदारी गर्दिश। ज़मीन का सूरज के अतराफ गर्दिश करना मदारी गर्दिश कहलाता है। दो किस्म की गर्दिश होती है, एक महवरी गर्दिश, दूसरी मदारी गर्दिश। महवरी गर्दिश वो गर्दिश होती है जो ज़मीन अपने अतराफ खुद घूमती है। मदारी गर्दिश में ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल में कौन सा मुतबादिल सही है? ऑप्शन ए सूरज एक सितारा है, ऑप्शन बी ज़मीन एक सैयारा है, ऑप्शन सी प्लाटो एक बोना सैयारा है, ऑप्शन डी मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुंदरजा बाला तमाम। यानी सूरज एक सितारा है, यानी सितारे जो खुद से चमकते हैं, जिसमें सूरज भी शामिल है। सूरज एक सितारा है जो खुद से चमकता है। ऑप्शन बी है ज़मीन एक सैयारा है, ये भी सही है। सैयारे खुद से नहीं चमकते बल्कि इन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है, इसलिए इन्हें सैयारे कहा जाता है। तीसरा है प्लाटो एक बोना सैयारा है जो कि सूरज के अतराफ आज़ादाना तौर पर गर्दिश करता है, लेकिन ये सैयारे में शामिल नहीं है, इसको बोना सैयारा कहा जाता है। यहाँ पर कुछ इस्तिलाहों को आपको याद करना ज़रूरी होगा। पहला होगा सितारा जो कि खुद से चमकते हैं, दूसरा है सैयारा जो खुद से नहीं चमकते बल्कि इन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है, तीसरा ज़ैली सैयारे जो कि सैयारों के अतराफ गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम होते हैं, और चौथा होता है बोना सैयारा। बोना सैयारा सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करने वाले छोटे फल्की अजसाम होते हैं। उसके बाद होते हैं सैयारचे, ये भी सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करते हैं लेकिन बहुत छोटे से ये फल्की अजसाम होते हैं। ख़ासकर ये मरीख और मिश्तरी के दरमियान में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। सितारे, सैयारे, ज़ैली सैयारे, बोना सैयारा और सैयारचे, ये पांचों इस्तिलाहों को आप फिर से दरसी किताब के ज़रिए से अच्छे से आप उन पर उबूर हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन और अतारू के दरमियान मौजूद सैयारा कौन सा है? ज़मीन और अतारू के दरमियान में अगर आप इनकी तरतीब याद रख लें तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ज़ोहरा। ज़मीन और अतारू के दरमियान में जो सैयारा है वो है ज़ोहरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अतारू है और यहाँ पर ज़मीन है, और इन दोनों के दरमियान में है ज़ोहरा। अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ज़मीन की एक मदारी गर्दिश में इसकी कितनी महवरी गर्दिश होती हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 365, ऑप्शन डी 29। और इसका सही जवाब है 365। ज़मीन की एक मदारी गर्दिश में इसकी 365 महवरी गर्दिशें होती हैं। उसकी वजह यह है कि ज़मीन को एक मदारी गर्दिश को मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्फ़ा दरकार होता है, और उस 1 साल में 365 दिन होते हैं, और हर दिन में एक ज़मीन की महवरी गर्दिश मुकम्मल होती है। अगला सवाल है, ज़मीन पर दिन और रात बनने की अहम वजह क्या है? ऑप्शन ए तुलुए आफ्ताब, ऑप्शन बी गुरूब आफ्ताब, ऑप्शन सी महवरी गर्दिश, ऑप्शन डी मदारी गर्दिश। 4 मुतबादिल में से ज़मीन पर दिन और रात बनने की अहम वजह क्या है?
और इसका सही जवाब है महवरी गर्दिश। महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन पर दिन और रात बनते हैं। महवरी गर्दिश की तारीफ़ दरसी किताब में इस तरह से दी गई है, किसी चीज़ का ख़ुद के अतराफ़ घूमना महवरी गर्दिश कहलाता है, और वो चीज़ जिस नज़र ना आने वाली लकीर के अतराफ़ घूमती है उस चीज़ का महवर कहते हैं। वो चीज़ जिस नज़र ना आने वाली लकीर के अतराफ़ घूमती है उस चीज़ का महवर कहते हैं। यानी ज़मीन का ख़ुद अपने अतराफ़ घूमना महवरी गर्दिश कहलाती है, और जिसके अतराफ़ ज़मीन घूमती है वो उस चीज़ का महवर कहलाता है। अगला सवाल है, ज़मीन को दो मसावी हिस्सों यानी शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करने वाला ख़त कौन सा है? ख़त इस्तिवा, ख़त सरतान, ख़त जद्दी या ख़ुतब शुमाली व ख़ुतब जनूबी? और इसका सही जवाब है ख़त इस्तिवा। ख़त इस्तिवा ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। इसकी तारीफ़ दरस किताब में इस तरह से दी गई है, शुमाली और जनूबी ख़ुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाएं तो ज़मीन के दो मसावी हिस्से होते हैं। ज़मीन पर के इस ख़याली दायरे को ख़त इस्तिवा कहते हैं। दर्जे वाला ग्लोब देखिए। ख़त इस्तिवा की वजह से ज़मीन के दो मसावी हिस्सों को शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं। मुख्तसरन ये कि ख़त इस्तिवा ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। ऊपरी हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रा कहलाता है और निचला हिस्सा जो है वो जनूबी निस्फ़ कुर्रा कहलाता है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल लीप साल है 2021, 2022, 2023 या 2024? और सही जवाब है 2024। 2024 लीप साल है। इसकी वजह क्या है हम आगे पढ़ेंगे। अगला सवाल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल में कितने दिन होते हैं? 364, 365, 366 या 367? और इसका सही जवाब है 365। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। दरसी किताब में लीप साल और इसकी तारीफ़ इस तरह से दी गई है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल के 365 दिन मान लिए जाते हैं। इसके माने ये हैं कि हर साल में 6 घंटे कम माने जाते हैं, यानी 4 साल में 24 घंटे या एक मुकम्मल दिन कम हो जाता है। इस दिन को ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक ज़ायद दिन जोड़ा जाता है। इस साल फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है और वो साल 365 की बजाय 366 दिन का होता है। इस साल को लीप साल कहते हैं। यानी मुख्तसरन ये कि लीप साल में 366 दिन होते हैं और फरवरी का महीना 28 के बजाय 29 होता है। अगला सवाल है, अमीन को अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया ले जाना है। अमीन की दादी को सर्दी से तकलीफ़ होती है। अमीन अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया किन अय्याम में लेकर जाए? 22 मार्च से 23 मार्च के दौरान, या 23 सितंबर से 22 मार्च के दौरान, या हर महीने की शुरुआत में ले जाए या हर महीने के आखिर में ले जाए? सही जवाब है 23 सितंबर से 22 मार्च के दौरान अमीन अपनी दादी को ले जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। चूँकि अमीन की दादी को सर्दी से तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़रूरी है कि अमीन अपनी दादी को ऑस्ट्रेलिया गर्मा के मौसम में लेकर जाए। और वहाँ पर गर्मा का जो मौसम रहता है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है वो जो गर्म जो रहता है वो 23 सितंबर से 22 मार्च के दौरान रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए, दरसी किताब में इस तरह से दी गई है कि 23 सितंबर से 22 मार्च के अरसे में जनूबी निस्फ़ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, इसलिए वहाँ हरारत ज़्यादा होती है। इसलिए उस अरसे में जनूबी निस्फ़ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। जनूबी निस्फ़ कुर्रे में गर्मा के मौसम की अहम वजह बताई गई। उसके बरखिलाफ़ शुमाली निस्फ़ कुर्रे में इन्हीं तारीख़ों के दौरान में रात बड़ी होती है, इसलिए वहाँ पर हरारत कम होती है। इसके बरखिलाफ़ 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा हरारत होती है। यानी उस अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है, इसी अरसे में जनूबी निस्फ़ कुर्रे में रात का वक्फ़ा ज़्यादा होता है। रात का वक्फ़ा ज़्यादा होने की वजह से इस हिस्से में हरारत
कम मकदार में मिलती है, इसलिए जनूबी निस्फ़ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। तो जनूबी निस्फ़ कुर्रा और शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सरमा और गर्मा का मौसम कब होता है, उन तारीख़ों को अगर याद रख लें तो मुल्क ऑस्ट्रेलिया को भी अगर तब्दील करके सवाल कुछ और मुल्क पूछ ले तो भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल है, मौसमी चक्कर की वजह क्या है, यानी ये जो मौसम बदलते हैं उसकी अहम वजह क्या है। महवरी गर्दिश है या मदारी गर्दिश है या ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन की मदारी गर्दिश या अमास और पूर्णिमा। और इसका सही जवाब है ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन की मदारी गर्दिश। यानी ज़मीन की दो गर्दिशें होती हैं, एक होती है महवरी गर्दिश और एक होती है मदारी गर्दिश। मदारी गर्दिश की वजह साथ साथ ज़मीन का जो झुका हुआ महवर होता है वो दोनों की वजह से मौसम बदलते हैं। महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं, मदारी गर्दिश की वजह से मौसम बदलते हैं, लेकिन उसके साथ एक और वजह है कि मदारी गर्दिश के साथ ज़मीन का झुका हुआ जो महवर होता है उसकी वजह से उसकी वजह से मौसम बदलते हैं। आइए कुछ और अहम नुकात जो दर्सी किताब में दिए गए हैं। पहला ये कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ज़मीन पर दिन और रात वाक़ होते हैं। नंबर 2, ज़मीन की सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश और ज़मीन के महवर में झुकाव की वजह से ज़मीन पर मौसम होते हैं। नंबर 3, चाँद की ज़मीन के अतराफ महवरी गर्दिश की वजह से हमें चाँद मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आता है। नंबर 4, एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को खमरी महीना कहते हैं। खमरी महीना 28 से 30 दिनों का होता है। नंबर 5, पूर्णिमा यानी बद्र कामिल को ख़त्म होने वाले खमरी महीने के पंद्रहवाड़े को रोशन पंद्रहवाड़ा कहते हैं। इसी तरह अमावस को ख़त्म होने वाले पंद्रहवाड़े को तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं। खमरी महीने के हर दिन को खमरी दिन कहते हैं। घास फूस, तिनके और हैवानात के मुर्दा जिस्म को खाद में तब्दील कौन करते हैं। हैवानात, नबातात, खुर्दबिनी अजसाम या परिंदे। और इसका सही जवाब है खुर्दबिनी अजसाम। खुर्दबिनी अजसाम घास फूस, तिनके और हैवानात के मुर्दा जिस्म को खाद में तब्दील करते हैं, जिससे नबातात को तग़ज़िया बख्श मादे मिलते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। अगला सवाल है, वोट देने की उम्र 21 साल से 18 साल कब किया गया। 1988, 1989, 1990 या 1991। और इसका सही जवाब है 1988। वोट देने की उम्र 21 साल से 18 साल 1988 में किया गया। अगर इसी सवाल में और गहराई से अगर आप मुताला करेंगे तो ये दस्तूर की 61वीं तरमीम के ज़रिए से ये तब्दीली की गई। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल का ताल्लुक़ तालीम निस्वां के फ़रोग़ से था। सावित्री बाई फुले, फ़ातिमा शेख, महर्षि धोंडो केशव कर्वे या मुंदरजा बाला तमाम। इनमें से किसका ताल्लुक़ तालीम निस्वां के फ़रोग़ से था, यानी लड़कियों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए इसमें से किसने काम किया। सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम, यानी सावित्री बाई फुले और उनकी माविन फ़ातिमा शेख और महर्षि धोंडो केशव कर्वे, इन तमाम ने औरतों की तालीम यानी लड़कियों की तालीम के लिए कोशिशें की, जिसकी वजह से बहुत सारी समाज में तब्दीली आई। अगला सवाल है, सबक नंबर 7, अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। सवाल है, महात्मा गांधी गैर निज़ाई गांव मंसूबा कब शुरू हुआ। 2006, 2007, 2008 या 2009। और इसका सही जवाब है 2007। महात्मा गांधी गैर निज़ाई गांव मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के मसाइल या गांव के झगड़े खुद गांव में ही हल कर लिया जाए, जिसके लिए आपसी बातचीत के ज़रिए मसलों का हल निकालना है, जिससे आपस में गांव में एकजहती बरकरार रहती है। इस तरह से जो गांव अपने आपसी मसलों को झगड़ों को हल कर लेता है उस गांव को अवार्ड भी दिया जाता है। सवाल का जवाब, महात्मा गांधी गैर निज़ाई गांव मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। अगला सवाल है, नज़मों के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत
लोगों के दिलों में किसने जगाई? संत सूरदास, संत कबीरदास, संत गाडगे बाबा या महर्षि ढोंडो केशव कर्वे? और इसका सही जवाब है संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा ने नज़्मों के ज़रिए से गाँव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। अगला सवाल है, मिलजुल कर करें गाँव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करें ये काम, साफ हो जाए हर राह हर गाम। ये गीत किसने लिखा? गीतों के ज़रिए से भी बहुत सारे लोगों ने गांव के मसाइल या गांव की सफाई के लिए कोशिशें की हैं। तो ये जो गीत है, ये गीत किसने लिखा है? और इसका सही जवाब है संत तुकडोजी महाराज। इन्होंने ये गीत लिखा है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से यौम आलमी अमन कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 सितंबर, 27 सितंबर या 24 अक्टूबर? और इसका सही जवाब है 21 सितंबर। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से यौम आलमी अमन 21 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर ऑप्शन डी जो 24 अक्टूबर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का यौम तासीस है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर मुक़ाम क्या है? जेनीवा है, लंदन है या न्यूयॉर्क है या टोक्यो है? और इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। अक़वाम मुत्तहिदा का सदर मुक़ाम है न्यूयॉर्क। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में यानी महाराष्ट्र में जो लोग टेट लिख रहे हैं उन ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के और मज़ीद वीडियोस बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे अपने अपने ग्रुप्स में। इस वीडियो को सर्वे ऑफ इंडिया कब कायम किया गया? 4 ऑप्शन हैं, 1767, 1768, 1769 या 1770। और इसका सही जवाब है 1767। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में कायम किया गया। ये भारत में नक्शे बनाने का मरकज़ी इदारा है। अगला सवाल है, सर्वे ऑफ इंडिया का सदर मुक़ाम कहाँ है? 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, अमरावती, देहरादून या नागपुर? और इसका सही जवाब है देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया का सदर मुक़ाम देहरादून है, जो कि उत्तराखंड का दारुल हुकूमत है। अगला सवाल है, हम इर्तिफ़ा ख़त किसे कहते हैं? हम इर्तिफ़ा ख़त किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं। पहला, मसावी बुलंदी के मुक़ामात को जोड़ने वाला ख़त। ऑप्शन बी, मसावी आबो हवा को बताने वाला ख़त। ऑप्शन सी, मसावी दर्जे हरारत को बताने वाला ख़त। ऑप्शन डी, मसावी नशेबी इलाक़ों को बताने वाला ख़त। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसावी बुलंदी के मुक़ामात को जोड़ने वाला ख़त हम इर्तिफ़ा ख़त कहलाता है। अगला सवाल है, सबक नंबर 10 भारत का तारुफ से। सवाल इस तरह से है, शुमाली भारत की अहम फसल क्या है? ज्वार, चावल, गेहूँ या कॉफ़ी? और इसका सही जवाब है गेहूँ। शुमाली भारत की अहम फसल गेहूँ है। सबक नंबर 10 भारत का तारुफ में बहुत सारे सवालात हैं जो तहरीर में हैं, उसको तो हम कलमबंद कर सकते हैं, लेकिन जो नक्शों में है उसको कलमबंद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप तमाम सबक नंबर 10 भारत का तारुफ में जो नक्शे दिए गए हैं उन नक्शों पर अबूर हासिल कीजिए। बहुत सवालात वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है, लक्षद्वीप कौन से समंदर में वाक़ है? बहर बंगाल, बहर ओशियानूस, बहर अरब या बहरुल काहिल? और इसका सही जवाब है बहर अरब। लक्षद्वीप बहर अरब में वाक़ है। हाल ही में लक्षद्वीप ख़बरों में भी बहुत ज़्यादा रहा है। इसकी भी बहुत एक अहम वजह है जिस पर हमने खुसूसी वीडियो भी बनाया है। आप चाहें तो इसी चैनल में लक्षद्वीप के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात पर एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप तलाश करके देख सकते हैं। सवाल हमारे पास ये है कि लक्षद्वीप कौन से समंदर में वाक़ है? और उसका जवाब है लक्षद्वीप बहर अरब में वाक़ है। अगला सवाल है, भारत में ज़ाफ़रान की पैदावार किस रियासत में ज़्यादा होती है? ये दरसी किताब में खुसूसी तौर पर ज़ाफ़रान का जिक्र है। और किस रियासत में ज़्यादा होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या तेलंगाना? और इसका सही जवाब है
जम्मू कश्मीर। भारत में ज़ाफ़रान की पैदावार जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, भारत में कॉफ़ी की पैदावार किस रियासत में ज़्यादा होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या तेलंगाना? और इसका सही जवाब है कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी की पैदावार कर्नाटक में ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, भारत में प्याज की पैदावार किस रियासत में ज़्यादा होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या तेलंगाना? अगर आपको जवाब मालूम है तो आप हर सवाल के बाद वीडियो को पॉज करके उस जवाब को आप एक नोटबुक में लिख लीजिए और वीडियो के ख़त्म पर बताइए कि आपको कितने जवाब सही आए हैं। और सही जवाब है महाराष्ट्र। भारत में प्याज की पैदावार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। अगला सवाल है, जनूबी भारत की अहम फसल क्या है? ज्वार, गेहूँ, चावल या चाय? और इसका सही जवाब है चावल। जनूबी भारत की अहम फसल है चावल। आप जनूबी भारत की किसी भी रियासत का दौरा कीजिए, आपको चावल से बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, डिशेस मिलेंगे। इडली है, वड़ा है, चावल, बिरयानी, तमाम की तमाम चीज़ें ये चावल से ही बनती हैं। अगला सवाल है, कोरोमंडल साहिल पर आकर मिलने वाली दरिया कौन सी है? गंगा, सिंधु, नर्मदा या कावेरी? दरसी किताब में गंगा के ताल्लुक से या जमुना, सिंधु, कावेरी तमाम दरियाओं के ताल्लुक से एक नक्शे के अंदर बहुत सारी तफसीलात बताई गई हैं, जिसमें भारत में बहने वाली तमाम दरियाओं के ताल्लुक से मुख्तसर मालूमात हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि वो नक्शे को आप ज़रूर देखें और इन दरियाओं के ताल्लुक से ये मालूम ज़रूर करें कि वो कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पर ख़त्म होती हैं और जाते हुए वो किन रियासतों से होते हुए जाती हैं और उनकी जो ज़ैली दरियाएँ हैं वो कौन सी हैं। ये तमाम के तमाम आप नक्शा अगर देखेंगे तो ही आप उस पर अबूर हासिल करेंगे। सवाल हमारे पास ये है कि कोरोमंडल साहिल पर आकर मिलने वाली दरिया कौन सी है? और इसका सही जवाब है कावेरी। कावेरी कोरोमंडल साहिल पर आकर मिलने वाली दरिया है। अगला सवाल है, मगरिब की जानिब बहने वाली दरिया कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? अगर आप दरसी किताब के नक्शे को देखेंगे तो कुछ दरियाएं हैं जो मगरिब की जानिब बह रही है, कुछ दरियाएं हैं जो मशरिक़ की जानिब बह रही हैं और मगरिब की जानिब बहने वाली दरिया है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती जो है वो मगरिब की जानिब बहने वाली दरिया कहलाती है। अगला सवाल है, वस्ती भारत की अहम फसल कौन सी है? वस्ती भारत की अहम फसल कौन सी है? चावल, ज्वारी, गेहूँ या चाय? और इसका सही जवाब है ज्वार। वस्ती भारत की अहम फसल है ज्वार। रकबे के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या नागालैंड? और इसका सही जवाब है गोवा। रकबे के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत गोवा है और सिक्किम सबसे छोटी रियासत दूसरी सबसे छोटी रियासत है। त्रिपुरा तीसरी सबसे छोटी रियासत है और नागालैंड चौथी सबसे छोटी रियासत है। ये 4 सीक्वेंस में आप याद रख कर लीजिए। और आखिरी सवाल है, रकबे के लिहाज से भारत की रियासतों में महाराष्ट्र का मुकाम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और इसका सही जवाब है तीसरा। रकबे के लिहाज से भारत की रियासतों में महाराष्ट्र का मुकाम है तीसरा। अगर महाराष्ट्र का मुकाम तीसरा है तो पहला और दूसरा मुकाम किन रियासतों का है, आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और महाराष्ट्र में जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो टेट की तैयारी के लिए मवाद फराहम कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को व्हाट्सएप। सबक नंबर 12 ग़िज़ा सबके लिए से सवाल है, खरीफ हंगाम किन महीनों पर मुश्तमिल होता है? जनवरी ता जुलाई, जुलाई ता दिसंबर या जून ता अक्टूबर या अक्टूबर ता मार्च? और सही जवाब है जून ता अक्टूबर। खरीफ हंगाम जो होता है वो जून ता अक्टूबर होता है। इस हंगाम में बारिश का पानी रास्त इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, रबी हंगाम किन महीनों पर मुश्तमिल होता है? 4 ऑप्शन हैं, जनवरी ता जुलाई, जुलाई ता दिसंबर, जून ता अक्टूबर
या अक्टूबर मार्च? और इसका सही जवाब है अक्टूबर मार्च। अक्टूबर मार्च का जो महीने होते हैं वो रबी हंगाम कहलाता है। इसमें बारिश में जब्स करदा पानी यानी ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किन बीजों की इस्लाह की है? जवार या कॉफ़ी की, मकई या मूंग की, बाजरा और चना, या गेहूं या चावल? और इसका सही जवाब है गेहूं और चावल। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की इस्लाह की और इन्हीं की कोशिशों की वजह से सब्ज़ इनकलाब रूनुमा हुआ। इसीलिए सब्ज़ इनकलाब लाने का सेहरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही जाता है। अगर सवाल इस तरह से पूछा जाए कि सब्ज़ इनकलाब के रूह रवां कौन हैं, तो आप जवाब लेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला सवाल है, कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके की जाने वाली ज़राअत क्या कहलाती है? मसनूई ज़राअत, इस्लाही ज़राअत, नामियाती ज़राअत या गैर नामियाती ज़राअत? और इसका सही जवाब है नामियाती ज़राअत। कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके की जाने वाली जो ज़राअत होती है वो नामियाती ज़राअत कहलाती है, जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि तमाम चीज़ें कुदरती तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अगला सवाल है, हस्ब-ज़ैल ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ी शय नहीं है? नमक, सिरका, खाने का तेल या आटा? और इसका सही जवाब है आटा। आटा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ी शय नहीं है, बल्कि शक्कर, नमक, हींग, राई, खाने का तेल और सिरका ये जो हैं ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ी अशिया हैं जो ग़िज़ा की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगला सवाल है, हस्ब-ज़ैल गैस सवारियों से खारिज होने वाली गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? और इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस सवारियों से खारिज होने वाली गैस नहीं है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये गैस सवारियों से खारिज होने वाली गैसेस हैं। इसके अलावा सवारियों से जो धुआं खारिज होता है उसमें कार्बन और सीसे के ज़र्रात भी होते हैं। अगला सवाल है, भारत में खबर रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले मसनूई सैयारे क्या कहलाते हैं? इसरो, DRDO, इनसैट या नासा? और इसका सही जवाब है इनसैट। भारत में खबर रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले मसनूई सैयारे इनसैट कहलाते हैं, यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला सवाल है, भारत में ग़िज़ा की ज़मानत का क़ानून कब से लागू हुआ? 2012 से, 2013, 2014 या 2015? और इसका सही जवाब है 2013। भारत में ग़िज़ा की ज़मानत का क़ानून 2013 से लागू हुआ। अगला सवाल है, हवा में दर्जे हरारत में इजाफे की अहम वजह क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का तनासुब बढ़ना, ऑप्शन सी जंगलात में इजाफा, ऑप्शन डी मुसलसिल क़हत? और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ना। हवा में दर्जे हरारत में इजाफे की अहम वजह है कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ना है, और साथ ही जंगलात का कटाव भी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करने के लिए दरख्तों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हवा में दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। अगला सवाल है, नन्नज में मौजूद मामन सैंक्चुरी किस परिंदे के लिए मखसूस है? फ्लैमिंगो यानी आतिशी सारस, ऑप्शन बी मढोक यानी तकदार परिंदा, ऑप्शन सी मोर और ऑप्शन डी है गाय। और इसका सही जवाब है मढोक। नन्नज में मौजूद जो मामन है यानी सैंक्चुरी है वो मढोक यानी तकदार परिंदे के लिए मशहूर है। ये परिंदे बड़े वज़नी होते हैं और अपनी पुरकशिश चाल की वजह से बहुत मशहूर होते हैं। इन परिंदों को यानी तकदार परिंदा जो है मढोक, इसको किसान दोस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये घास से कीड़े मकोड़े यानी छोटे कीड़ों को ये खा जाता है। अगला सवाल है, आतिशी सारस चांद नदी के किनारे कौन से मुल्क से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, साइबेरिया या म्यांमार? और इसका सही जवाब है साइबेरिया। आतिशी सारस चांद नदी के किनारे साइबेरिया से आते हैं। आतिशी सारस को फ्लामिंगो भी कहा जाता है और यहाँ पर एक झील है मयानी लेक
यहाँ पर ये परिंदे आते हैं। अगला सवाल है, मोराची चिंचोली कौन से परिंदे के मामन के तौर पर मशहूर है? आतिशी सारस, मोर, तकदार परिंदा या कबूतर? और इसका सही जवाब है मोर। मोराची चिंचोली मोर के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर 2500 मोर हैं और इमली के भी बहुत सारे दरख्त हैं जो मोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। मोराची चिंचोली जहाँ पर मोर हिफाजत से हैं। अगला सवाल है, भगवान के लिए मखसूस किया गया जंगल क्या कहलाता है? बनबास, द्योराई, मामन या भगवा जंगल? और इसका सही जवाब है द्योराई। भगवान के लिए मखसूस किया गया जंगल द्योराई कहलाता है, जहाँ पर यानी जिस जंगल से ना ही दरख्त को काटा जाता है, ना ही किसी परिंदे या जानवर का शिकार किया जाता है। अगला सवाल है, तडोबा नेशनल पार्क कौन से मासूम होने वाले जानवर की पनाहगाह है? तडोबा नेशनल पार्क कौन से मासूम होते जानवर की पनाहगाह है? शेर, हाथी, गाय या भालू? और इसका सही जवाब है शेर। तडोबा नेशनल पार्क जो है वो शेर के लिए मखसूस है। पहला सवाल है, सबक नंबर 19, ग़िज़ाई अज्जा से जिस्म की तामीर में अहम रोल अदा करने वाला ग़िज़ाई जुज़ कौन सा है? ऑप्शन ए निशास्ता, ऑप्शन बी नमकियात, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी चर्बी? और इसका सही जवाब है प्रोटीन। जिस्म की तामीर में अहम रोल अदा करने वाला ग़िज़ाई जुज़ है प्रोटीन। जिस तरह दीवार बनाने के लिए पत्थर या ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे जिस्म की तामीर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कभी कभी जिस्म को छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है, इसकी दुरुस्तगी हमको महसूस हुए बगैर हो जाती है। इसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जिस्म की नशोनुमा के दौरान तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है। अगला सवाल है, आलू में निशास्ता की मौजूदगी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कीमियाई जुज़ क्या है? पोटाशियम, आयोडीन, प्रोटीन या चर्बी? और इसका सही जवाब है आयोडीन। आलू में निशास्ते की मौजूदगी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कीमियाई जुज़ आयोडीन है। आयोडीन के 4-5 ख़तरे आलू के टुकड़े पर डाला जाता है, जिससे आलू के टुकड़े का रंग स्याही माइल नीला हो जाता है। निशास्ते से आयोडीन का रब्त होता है, जिससे उसका रंग स्याही माइल नीला हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आलू में निशास्ता पाया जाता है। साबूदाना और शकरकंद में निशास्ता पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल जैसे अनाजों में भी बड़ी मकदार में निशास्ता होता है। जिन अशिया में ज़्यादा मकदार में निशास्ता पाया जाता है, इन्हें निशास्ती अशिया कहते हैं, और निशास्ती अशिया से जिस्म को तवन्नाई हासिल होती है। ये अहम है, निशास्ती अशिया से जिस्म को तवन्नाई हासिल होती है। अगला सवाल है, गन्ने के रस में मौजूद शक्कर क्या कहलाती है? सक्रोज़, आयोडीन, पोटाशियम या सोडियम? और इसका सही जवाब है सक्रोज़। गन्ने के रस में मौजूद शक्कर सक्रोज़ कहलाती है। दरअसल शक्कर बहुत सारी किस्म की होती है, उसमें से एक किस्म है सक्रोज़। मीठे जायक़े वाली ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ किस्म की शक्कर होती है। मसलन गन्ने के रस से हम गुड़ या शक्कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सक्रोज़ नामी शक्कर पाई जाती है। पके हुए आम, केले, चीकू जैसे फल, इसी तरह शहद, दूध वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म की शक्कर पाई जाती है। इनसे भी जिस्म को तवन्नाई हासिल होती है। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट किन अज्जा का मजमुआ है? कार्बोहाइड्रेट किन अज्जा का मजमुआ है? और इसका सही जवाब है निशास्ता, शक्कर और रेशेदार अशिया। निशास्ता, शक्कर और रेशेदार अशिया, इन तीनों अज्जा को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और ये जिस्म को तवन्नाई फराहम करने का अहम ज़रिया है। यानी कार्बोहाइड्रेट का अहम काम जिस्म को तवन्नाई मुहैया करना होता है। कार्बोहाइड्रेट दरअसल निशास्ता, शक्कर और रेशेदार अशिया का मजमुआ होता है। हमने निशास्ता और शक्कर के बारे में पढ़ा है, लेकिन जिस्म के लिए रेशेदार अशिया भी बहुत अहम होते हैं। फलों के छिलके, तरकारियों के पोस्त, सब्जियां, अनाज, दालें, ये तमाम रेशेदार अशिया हैं। ग़िज़ा में मुनासिब मकदार में रेशेदार अशिया ना हो तो कब्ज़ हो जाता है। अगला सवाल है, खून में लोहे की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है?
डेंगू, कोविड-19, एनीमिया या शबकोरी? और इसका सही जवाब है एनीमिया। खून में लोहे की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया है। खून के ज़रिए दरअसल ऑक्सीजन ले जाने के अमल में लोहे का इस्तेमाल होता है। खून के ज़रिए ऑक्सीजन जब ले जाई जाती है तो उसमें लोहे का इस्तेमाल होता है। खून में लोहे की मकदार कम हो जाए तो जिस्म को मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन हासिल नहीं होती, नेज़, कमज़ोरी और मुसलसल थकन महसूस होती है। इस शिकायत को एनीमिया कहते हैं। अगला सवाल है, शबकोरी का मर्ज़ कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? ए, बी, सी, डी। शबकोरी का मर्ज़ कौन से विटामिन की कमी से होता है? और इसका सही जवाब है विटामिन ए। शबकोरी का मर्ज़ विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। इस ग़िज़ाई जुज़ की मुख्तलिफ़ किस्मों को अंग्रेज़ी नाम दिए गए हैं। मसलन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये अहम विटामिन हैं। इन विटामिन की कम मकदार में ज़रूरत होने के बावजूद इनकी कमी से संगीन किस्म के नुक़ाइस या बीमारियां पैदा होती हैं। मसलन विटामिन ए की मुसलसल कमी हो तो शबकोरी का मर्ज़ होता है, और विटामिन डी की मुसलसल कमी हो तो हड्डियां कमज़ोर और फुटक हो जाती हैं। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ मदाफ़ियत की क़ुव्वत हासिल होती है। ये अहम है। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ मदाफ़ियत की क़ुव्वत हासिल होती है। अगला सवाल है, कौन से विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है? अभी हमने पढ़ा, और इसका सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, और वहीं पर कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। अगला सवाल है, जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? और इसका सही जवाब है विटामिन और नमकियात। विटामिन और नमकियात जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं। अगला सवाल है, जिस्म को तवन्नाई फ़राहम करने वाले अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन से हैं? विटामिन और नमकियात, चर्बी और नमकियात, या कार्बोहाइड्रेट और चर्बी, या आयोडीन? और इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट और चर्बी। ये जिस्म को तवन्नाई फ़राहम करने वाले अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं। पहला सवाल है, सबक नंबर 21 जमात पंजुम, काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा से। सवाल इस तरह से है, सदरी और शिकमी जोफ़ के दरमियान लचकदार पर्दे जैसा अज़ू क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिजाब हाजिज़, ऑप्शन बी सांस की नाली, ऑप्शन सी फेफड़े, और ऑप्शन डी दिल। और इसका सही जवाब है हिजाब हाजिज़। सदरी और शिकमी जौफ़ के दरमियान लचकदार पर्दे जैसा अज़ू हिजाब हाजिज़ कहलाता है। ये किस तरह काम करता है? हिजाब हाजिज़ को डायफ्राम भी कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। हिजाब हाजिज़ जब नीचे की जानिब सरकता है तब सांस के ज़रिए हवा नाक के रास्ते सांस की नाली और इसकी शाखों से आगे हवा की थैलियों में दाखिल होती है। हिजाब हाजिज़, जिसको पर्दा शिकम भी कहा जाता है, जब ऊपर की जानिब सरकता है तो सांस छोड़ने के ज़रिए हवा खारिज होती है। अगला सवाल है, खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जिस्म के किस अज़ू में होता है? ऑप्शन ए सांस की नाली, ऑप्शन बी हवा की थैलियाँ, ऑप्शन सी गुर्दे, और ऑप्शन डी है दिल। आप चाहें तो सवाल के जवाब को मुंतखब करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है हवा की थैलियाँ। खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जो होता है वो हवा की थैलियों में होता है। इसका एक प्रोसेस है। हवा जो ही हवा की थैलियों में पहुंचती है, हवा की ऑक्सीजन हवा की थैलियों के अतराफ पाए जाने वाली खून की बारीक नालियों में दाखिल होती है और खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में बहा कर ले जाती है। इस वक्त जिस्म के तमाम हिस्सों से खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है। सांस छोड़ने पर वो जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। अगला सवाल है,
हस्ब झेल फेफड़ों के लिए नुकसानदायक कीमियाई शय सिगरेट और तंबाकू में मौजूद होती है। ऑक्सीजन, निकोटीन, मीथेन या सीसा। और इसका सही जवाब है निकोटीन। निकोटीन सिगरेट और तंबाकू में मौजूद होती है, जो फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होती है। फेफड़ों के लिए और जो नुकसानदायक चीज़ें हैं वो हवा में मौजूद जहरीले मादे भी होते हैं। ये दरअसल सिगरेट या बीड़ी में मौजूद तंबाकू के जो ज़र्रात होते हैं, ज़र्रात की जो चिपचिपी तय होती है वो हवा की थैलियों की अंदरूनी सतह पर जमने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन कम मकदार में मिलती है। इसके अलावा तंबाकू के कुछ जहरीले मादे भी हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं। ऐसे मुज़िर असरात की वजह से तंबाकू नवेशी करने वालों को तनफ्फुस की बीमारियां और फेफड़ों का कैंसर जैसे ख़तरनाक अमराज हो सकते हैं। फेफड़ों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सिगरेट या बीड़ी और तंबाकू से बचना भी बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, ग़िज़ा में मौजूद बीमारियों के जरासीम का खात्मा कहाँ होता है? ग़िज़ा में मौजूद बीमारियों के जरासीम का खात्मा कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुरी में या मैदे में? और इसका सही जवाब है मैदा। ग़िज़ा में मौजूद बीमारियों के जो जरासीम होते हैं उसका खात्मा मैदे में होता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है। मैदा थैली जैसा अज़ू है जो जिस्म में है, इसमें ग़िज़ा दाखिल होती है। मैदे में कुछ हाज़मी अफ़आल अंजाम पाते हैं और ग़िज़ा में मौजूद बीमारियों के जरासीम का खात्मा होता है। यहाँ ग़िज़ा पतली खीर जैसे मादे की हालत में होती है। ये आगे छोटी आंत में दाखिल होती है, यानी हम जो भी खाते हैं वो मैदे में हज़म होता है, उसके बाद वो छोटी आंत में आगे बढ़ती है। अगला सवाल है, बालिग इंसान में छोटी आंत की लंबाई तकरीबन कितने मीटर होती है? 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर या 8 मीटर? और इसका सही जवाब है 7 मीटर। बालिग इंसान में छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। छोटी आंत का क्या काम है? छोटी आंत में बहुत सारे काम अंजाम पाते हैं। दरसी किताब में जो तफसील दी गई है कि बालिग इंसान की छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 7 मीटर होती है। आंत में पाए जाने वाले हाज़मी रस की वजह से यहाँ हाजमे के कई अमल होते हैं। यहाँ कुछ गुदूद के अफराजात हाजमे में मदद देते हैं। हाजमे से जिस्म के लिए फ़ायदेमंद अशिया तैयार होती हैं जो खून में जज्ब होती हैं। बचे हुए मादे बड़ी आंत में जाते हैं। अगला सवाल है, बालिग इंसान में बड़ी आंत की लंबाई तकरीबन कितनी होती है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 3 मीटर? और इसका सही जवाब है 1.5 मीटर। बालिग इंसान में बड़ी आंत की लंबाई तकरीबन 1.5 मीटर होती है। यहाँ पर बचे हुए मादों में मौजूद काफ़ी पानी यहाँ पर जज्ब होता है और बड़ी आंत में फुजला तैयार होता है जो अमवात मुस्तकीम में जमा होता है। यहाँ ये फुजला कुछ वक्त के लिए जमा रहता है। अगला सवाल है, जिस्म का सबसे सख्त मादा कौन सा है? ज़बान, हड्डी, बाल या एनिमल? और इसका सही जवाब है एनामल। दांतों पर एनामल यानी मीना नामी मादे का गिलाफ होता है। एनामल जिस्म का सबसे सख्त मादा है जिसकी वजह से दांत के अंदरूनी नाजुक हिस्सों की हिफाजत होती है, लेकिन बाकायदगी से दांतों की सफाई ना की जाए तो ये एनामल भी बर्बाद हो जाता है और दांतों को कीड़ा लग जाता है। अगला सवाल है, हस्ब झेल की वजह से ऑक्सीजन गैस खून में शामिल होती है। हज़मी निज़ाम, इखराजी निज़ाम, तनफ्फुसी निज़ाम या अज़वी निज़ाम? और इसका सही जवाब है तनफ्फुसी निज़ाम। तनफ्फुसी निज़ाम की वजह से ऑक्सीजन गैस खून में शामिल होती है। ये सवाल दरअसल जिस्म में तवन्नाई के दाखिले के से मुताल्लिक़ जो पैराग्राफ है उससे लिया गया है कि जिस्म में तवन्नाई किस तरह आती है। तो पहला जो मरहला है वो ये है कि ऑक्सीजन गैस खून में शामिल हो जाती है। उसके बाद हाजमे के दौरान तैयार होने वाले मादे भी खून में शामिल होते हैं और खून के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचते हैं। उनमें से चंद मादे जिस्म के लिए ईंधन का फेल अंजाम देते हैं। हवा की ऑक्सीजन खून के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुँचते ही यहाँ ऑक्सीजन की मदद से मादों का धीमा एहतराक होता है और जिस्म को तवन्नाई मिलती है। जिस्म के तमाम हिस्सों में पैदा होने वाली यही तवन्नाई
जिस्म के तमाम अफ़आल की अंजाम दही के लिए मुफीद साबित होती है। अगला सवाल है, जिस्म में हम आहंगी कायम रखने का काम कौन अंजाम देता है? हज़मी निज़ाम, अज़बी निज़ाम, तनफ़ुसी निज़ाम या दौरान खून का निज़ाम? और इसका सही जवाब है अज़बी निज़ाम। अज़बी निज़ाम जिस्म में हम आहंगी कायम रखने का काम अंजाम देता है। हम आहंगी क्या होती है? दरअसल जिस्म के तमाम किस्म के काम मुनासिब वक्त और मुनासिब अंदाज में अंजाम पाएँ, इसी को हम आहंगी कहते हैं। हम आहंगी कायम रखने का काम दिमाग का होता है। दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ताल्लुक़ होता है। इसके लिए वो एक दूसरे से इत्तला पहुँचाने वाले अनगिनत रेशों के ज़रिए जुड़े होते हैं। उन्हें असबी रेशे कहते हैं। दिमाग और असबी रेशों को मजमूई तौर पर असबी निज़ाम कहते हैं। असबी निज़ाम जिस्म में हम आहंगी कायम रखने का काम करता है। अगला सवाल है, जिस्म को सहारा देना और अहम आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम कौन सा है? हज़मी निज़ाम, असबी निज़ाम, कालबिदी निज़ाम या दौरान खून का निज़ाम? और इसका सही जवाब है कालबिदी निज़ाम। जिस्म को सहारा देना, शक्ल देना और अहम आज़ा की हिफाजत करने का काम कालबिदी निज़ाम यानी हड्डियों का निज़ाम होता है। इसके अलावा दरसी किताब में कुछ अहम नुकात हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है, ग़िज़ा के हाज़मे और ग़िज़ाई नाली में ग़िज़ा आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी मकदार में पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो क़ब्ज़ की तकलीफ़ हो सकती है, यानी अजाबत सख्त हो जाती है और बाखादगी से नहीं होती। पानी का बहुत अहम रोल होता है जिस्म के लिए। अगला अहम नुक्ता है, ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली के इब्तिदाई सिरे हलक़ में एक दूसरे के करीब होते हैं। निगली हुई ग़िज़ा जब ग़िज़ाई नाली में दाखिल होती है तब सांस की नाली बंद रहती है। जल्दी खाना खाते वक्त ग़िज़ा सांस की नाली में चली जाए तो हमें ठसका लगता है, इसलिए खाना खाते वक्त उजलत ना करें और बात भी ना करें। जिस्म के किसी फ़ेल को मिलकर अंजाम देने वाले आज़ा को मजमूई तौर पर अज़वी निज़ाम कहते हैं। नाक, सांस की नाली, फेफड़े, हिजाब हाजिज़ मिलकर तनफ़ुसी निज़ाम बनाते हैं। मुँह, मुरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, अम्वाए मुस्तकीम और मक़द, इस तरह ग़िज़ाई नाली की बैरूनी जानिब पाए जाने वाले चंद गुदूद निज़ाम इंहिज़ाम में शामिल हैं। ये जो आज़ा हैं, इन तमाम आज़ा को याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मुख्तलिफ निज़ाम के तहत आते हैं। तनफ़ुसी निज़ाम, अज़वी निज़ाम, असबी निज़ाम, दौरान खून का निज़ाम, इनमें शामिल आज़ा के नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिस्म के तमाम अफ़आल में हम आहंगी रखने का काम असबी निज़ाम करता है। निज़ाम में दौरान खून, कालबिदी निज़ाम, इखराजी निज़ाम वगैरह जिस्म में अपने अफ़आल अंजाम देते रहते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तमाम अज़वी निज़ामों का अपने अफ़आल बाखादगी से अंजाम देना ज़रूरी है। अगला सवाल है, इन्फ्लुएंज़ा के वायरस कहाँ होते हैं? मरीज़ के हाथ में, मरीज़ के लुआब में, पानी में या खाने में? ये सवाल जमात पंजुम माहौल का मुताला सबक नंबर 23 मुताद्दी अमराज से मुताल्लिक़ है और इसका सही जवाब है मरीज़ के लुआब में। इन्फ्लुएंज़ा के जो वायरस होते हैं वो मरीज़ के लुआब में होते हैं, जो मरीज़ के थूकने, खांसने या छींकने से हवा में फैल जाते हैं। तनफ़ुस के ज़रिए ये जरासीम आसपास के लोगों के जिस्म में दाखिल होते हैं, इसलिए खुली जगहों पर ना थूकना चाहिए ना खांसना चाहिए। अगला सवाल है, ये हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। टाइफाइड, हैज़ा, इसहाल, स्वाइन फ्लू? और इसका सही जवाब है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। हवा के ज़रिए हलक़ और सीने के अमराज का फैलाव होता है, मसलन देख, स्वाइन फ्लू वगैरह। इसलिए खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है। अगला सवाल है, ये पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। टाइफाइड, हैज़ा, इसहाल या मंदरजा बाला तमाम? और सही जवाब है
मुंदरजा बाला तमाम, यानी टाइफाइड, हैज़ा, असहाल, ये पानी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां हैं। टाइफाइड, हैज़ा, असहाल आंतों के अमराज के जरासीम, इसी तरह इरखान के जरासीम मरीज़ के फुजले में होते हैं। पानी में इस फुजले के मिलने से अमराज के जरासीम पानी में दाखिल होते हैं। ऐसे जरासीम के ज़रिए आलूदा पानी पीने से ये जरासीम पानी पीने वालों के आंतों में दाखिल हो जाते हैं और इन्हें मर्ज लाहक हो जाता है। अमराज के फैलाव को रोकने के लिए पानी के ज़ख़ीरे के करीब नहाने, कपड़े धोने, नदी के किनारे अजाबत करने से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। अगला सवाल है, ये ग़िज़ा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है, टाइफाइड, हैज़ा, असहाल या दिख? और सही जवाब है असहाल। ये ग़िज़ा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। मक्खियाँ ग़िलाज़त पर बैठती हैं। मरीज़ के फुजले पर मक्खियाँ बैठें तो फुजले में मौजूद जरासीम मक्खियों के पैरों और इनके जिस्म से चिपक जाते हैं। यही मक्खियाँ जब ग़िज़ा पर बैठती हैं तो अमराज के जरासीम ग़िज़ा में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी ग़िज़ा के खाने से अमराज के जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वो मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इसलिए ग़िज़ा हमेशा ढाँक कर रखना चाहिए। अगला सवाल है, ये मच्छर के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है, टाइफाइड, हैज़ा, असहाल या मलेरिया? और इसका सही जवाब है मलेरिया। मलेरिया मच्छर के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। आप जानते हैं कि मखसूस किस्म के मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया से मुतासरा शख्स को जब मच्छर काटता है तो मरीज़ के खून में मौजूद मलेरिया के जरासीम मच्छर के ज़रिए चूसे गए खून के साथ इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये मच्छर जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो मलेरिया के जरासीम इस शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और वो शख्स मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। मच्छर, पिस्सू जैसे कीड़ों के ज़रिए अमराज का फैलाव होता है, इसलिए ऐसे कीड़ों की अफजाइश को रोकना चाहिए। अगला सवाल है, ये जल्दी बीमारी है, टाइफाइड, ख़ारिश, असहाल या मलेरिया? और सही जवाब है ख़ारिश। ख़ारिश जल्दी बीमारी है। ख़ारिश के अलावा दाद भी जल्दी मर्ज़ है। इनके जरासीम जिल्द पर परवरिश पाते हैं। ऐसे मरीज़ की जिल्द को छूने से या इसके कपड़े इस्तेमाल करने से दूसरों को भी वही जल्दी मर्ज़ हो सकता है। इसलिए एक दूसरे के बग़ैर धुले हुए कपड़े इस्तेमाल ना करें। अगला सवाल है, लोग एक ही वक्त में किसी मुतादी मर्ज़ में मुब्तला हों तो उसको क्या कहा जाता है? आम मर्ज़, मर्ज़ की वबा या जानलेवा मर्ज़ या फ्लू? और इसका सही जवाब है मर्ज़ की वबा। लोग एक ही वक्त में किसी मुतादी मर्ज़ में मुब्तला हों तो उसको मर्ज़ की वबा कहा जाता है। इन्फ्लुएंज़ा, आशुब चश्म जैसे अमराज के जरासीम हवा के ज़रिए तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए एक ही वक्त कई लोग इन अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। किसी अवामी ज़ख़ीरे का पानी हैज़ा जैसे मर्ज़ के जरासीम के ज़रिए आलूदा हो तो इस पानी को पीने वाले तमाम लोगों को हैज़ा होने का अंदेशा रहता है। किसी जगह बहुत ज़्यादा मच्छर हों तो वहाँ कई अफराद मलेरिया में मुब्तला हो सकते हैं। किसी मुकाम पर कई लोग एक ही वक्त में किसी मुतादी मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो उसे मर्ज़ की वबा कहते हैं। अगला सवाल है, दूध से दही बनने का अमल किसकी वजह से होता है? अमल तबखीर, अमल तकसीर, खुर्दबिनी जानदार या अमल तकसीफ़? और इसका सही जवाब है खुर्दबिनी जानदार। तमाम खुर्दबिनी जानदार अमराज का बास नहीं बनते, बल्कि कुछ खुर्दबिनी जानदार इंसान के लिए मुफीद होते हैं। दूध से दही बनने का अमल खुर्दबिनी जानदारों के वजह से होता है। इसके अलावा अम्बोली, इडली, डोसा के लिए भिगे हुए आटे में खुर्दबिनी जानदारों की वजह से खमीर पैदा होता है। अशिया खुर्दबिनी असाम से मिलकर बनती हैं, ये ख्याल किसने ज़ाहिर किया? आर्यभट्टा, रामानुजन, महर्षि कनाद, APJ अब्दुल कलाम? और सही जवाब है महर्षि कनाद।
अशिया खुर्दबीनी असाम से मिलकर बनती हैं, ये ख्याल महर्षि कनाद ने जाहिर किया। कनाद महर्षि 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में रियासत गुजरात के सोरटी सोमनाथ के करीब प्रभास इलाके में पैदा हुए। उनका असल नाम उलुक था। उनका मानना था कि दुनिया की अशिया को 7 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। दुनिया में पाई जाने वाली हर शय खुर्दबीनी ज़र्रात से बनी होती है। ये ख्याल कनाद महर्षि ने जाहिर किया। उन्होंने इन ज़र्रात को पीलाव का नाम दिया। इस तरह से इस एक सवाल के अंदर 4-5 सवाल के जवाब आपको मिल गए हैं। पहला ये कि अशिया खुर्दबीनी ज़र्रात से मिलकर बनती हैं, ये ख्याल या ये नज़रिया किसने पेश किया। दूसरा ये कनाद महर्षि कब और कहाँ पैदा हुए। तीसरा सवाल कनाद महर्षि का असली नाम क्या था। चौथा सवाल कनाद महर्षि ने दुनिया की अशिया को कितने ग्रोहों में तकसीम किया। और 5वां सवाल कनाद महर्षि ने इन ज़र्रात को क्या नाम दिया। अगला सवाल है, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं। हरारत, कमियत, तजाज़ुबी क़ुव्वत या तवन्नाई। और इसका सही जवाब है तवन्नाई। काम करने की सलाहियत को तवन्नाई कहा जाता है। मोटर में पेट्रोल या डीजल के एहतराक से काम करने की ताकत यानी तवन्नाई आज़ाद होती है। पेट्रोल के ख़त्म होने या इसके एहतराक के रुकने से मोटर भी रुक जाती है। एहतराक के ज़रिए हरारत की शक्ल में तवन्नाई हासिल होती है। आपने पढ़ा है कि हमारे जिस्म को चंद अशिया के एहतराक से तवन्नाई हासिल होती है। अगला सवाल है, हवा की कौन सी तब्दीली की वजह से आसमान में बादल हरकत करते हैं। तवन्नाई बिलख्वा, तवन्नाई बिलहरकत, तजाज़ुबी क़ुव्वत, शमसी तवन्नाई। और इसका सही जवाब है तवन्नाई बिलहरकत। तवन्नाई बिलहरकत की वजह से आसमान में बादल हरकत करते हैं। दौड़ते हुए इंसान या दौड़ती हुई गाड़ियों में हरारत हरकत में तब्दील होती है। हरकत की शक्ल में तवन्नाई को तवन्नाई बिलहरकत कहते हैं। तमाम हरकत करने वाली चीज़ों में तवन्नाई बिलहरकत पाई जाती है। मसलन बहने वाली हवा की वजह से पवन चक्की की पत्तियां हरकत करती हैं, बादबानी कश्तियां और आसमान में बादल हरकत करते हैं, यानी इधर से उधर जाते हैं। ये काम हवा की तवन्नाई बिलहरकत की वजह से मुमकिन है। हमने यहाँ पर सवाल में आसमान में हरकत करते हुए बादल का जिक्र किया है, लेकिन सवाल पवन चक्की की पत्तियों का भी हो सकता है या बादबानी कश्तियों का भी हो सकता है। अगला सवाल है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला तवन्नाई का ज़रिया है। बरक़ी तवन्नाई, पेट्रोल, शमसी तवन्नाई या कोयला। और इसका सही जवाब है शमसी तवन्नाई। शमसी तवन्नाई कभी ना ख़त्म होने वाला तवन्नाई का ज़रिया है। और कोयले और मादनी तेल के जो ज़ख़ीरे हैं वो महदूद हैं। मुस्तक़बिल में हमें बिजली हासिल करने के लिए सूरज की तवन्नाई और जौहरी तवन्नाई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला सवाल है, बच्चों की अमवात के तनासुब में इजाफे की अहम वजह क्या है। आलूदा पानी, नाक़िस तग़ज़िया, अंधे अक़ायद या लाइल्मी। ये सबक नंबर 25 समाजी सेहत से सवाल है और इसका सही जवाब है नाक़िस तग़ज़िया। नाक़िस तग़ज़िये से बच्चों की अमवात के तनासुब में इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा आलूदा पानी से हैज़ा जैसी बीमारी होती है, हैज़ा बीमारी होती है और इस बीमारी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि साफ़ पीने का पानी फराहम किया जाए। नाक़िस तग़ज़िये की वजह से बच्चों के अमवात के तनासुब में इजाफ़ा होता है और इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मख़वी ग़िज़ा बच्चों को फराहम की जाए। आलूदगी की वजह से माहौल को ख़तरा होता है और इसको रोकने के लिए माहौल की हिफाजत ज़रूरी है। लाइल्मी और अंधे अक़ायद की वजह से इस्तेहसाल धोखेबाजी के वाक़यात में इजाफ़ा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग साइंस पर यकीन करें। और नशे की लत की वजह से ख़ानदान की ख़राब हालत हो जाती है और इसके लिए ज़रूरी है कि नशे की लत
छोड़ने की कोशिश की जाए। ये 5 अहम वजूहात और उनको रोकने के तरीक़े बताए गए हैं समाजी सेहत सबक के अंदर, उसको याद कर लें। अगला सवाल है, फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने की क़ुव्वत क्या कहलाती है? बरक़ी तवन्नाई, फल्की कशिश, शमसी तवन्नाई या कशिश सुखल? और इसका सही जवाब है कशिश सुखल। कशिश सुखल की वजह से फल्की अजसाम एक दूसरे को अपनी जानिब खींचते हैं। फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपनी जानिब खींचने यानी कशिश करने की क़ुव्वत होती है। इस क़ुव्वत को कशिश सुखल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली क़ुव्वत कशिश सुखल और सैयारों की सूरज से दूर हो जाने की जबलत की मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। इसी तरीके से ज़ैली सैयारे भी सैयारों के आतराफ गर्दिश करते हैं। अगला सवाल है, एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को क्या कहते हैं? शमसी महीना, फल्की महीना, खमरी महीना या अमावसी महीना? और इसका सही जवाब है खमरी महीना। एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को खमरी महीना कहा जाता है। खमरी महीना 28 से 30 दिनों का होता है। पूर्णिमा यानी बद्र कामिल को ख़त्म होने वाले खमरी महीने के पंद्रहवाड़े को रोशन पंद्रहवाड़ा कहते हैं। इसी तरह अमावस को ख़त्म होने वाले पंद्रहवाड़े को तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं। खमरी महीने के हर दिन को खमरी दिन कहा जाता है। सूरज से आने वाली मुज़िर बालाए बनफशी शुआओं को कौन सी गैस जज़्ब कर लेती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस या कार्बन गैस? और इसका सही जवाब है ओजोन गैस। सूरज से आने वाली मुज़िर बालाए बनफशी शुआओं को ओजोन गैस जज़्ब कर लेती है। सतह ज़मीन से कुर्रे मुतग़य्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे ख़ाइमा कहते हैं। कुर्रे ख़ाइमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएँ जानदारों के लिए मुज़िर होती हैं। ओजोन गैस इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्त अहबाब में अपने शेयर करें।